हेलो एवरीवन। आरएसएम एसएसबी की जेईएन क्लासेस में आप लोगों का वेलकम है। ये क्लासेस सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम क्लास 22 की बात कर रहे हैं। जो क्लास 22 है उसमें हमारा जो सब्जेक्ट अभी चल रहा है वो है हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। यानी दो पार्ट है इसमें, हाइड्रोलॉजी एक पार्ट है, दूसरा है इरिगेशन जिसको हम वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग बोल रहे हैं। तो हाइड्रोलॉजी वाले जो क्लासेस है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्लास 22 से इसमें जो सेकंड पार्ट है इरिगेशन वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इरिगेशन के आज हम कौन से टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कौन से टॉपिक से हम क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए जो टॉपिक्स है, मेथड ऑफ इरिगेशन, सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप एंड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, ये तीनों टॉपिक है जो कि बेसिक टॉपिक है इरिगेशन इंजीनियरिंग के। ठीक है, इन टॉपिक का मैं डिटेल सिलेबस एक बार आपको बताता हूँ, देन उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार के एग्जाम में या किसी भी तरह के जेईएन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक टॉपिक से जो सिलेबस है वो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। ठीक है ना, बहुत बेसिक, तो इसमें एक कोई थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। देन इरिगेशन के टाइप है फ्लो एंड लिफ्ट इरिगेशन, वो आप लोगों को पता है कि सरफेस इरिगेशन है और यू कैन से सब सरफेस इरिगेशन। देन अगेन वेरियस मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड दियर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मेथड कौन कौन से इरिगेशन के, जैसे फ्री फ्लडिंग है, बॉर्डर फ्लडिंग है, चेक फ्लडिंग है, बेसिन फ्लडिंग है, फ्यूरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, ड्रिप इरिगेशन जो काफी बेटर माना जाता है, ठीक है ना, रो क्रॉप्स के लिए, नाइट इरिगेशन। ये कुछ एक मेथड्स है। इन मेथड से रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन एज वेल एज किसी में कुछ डेटा बेसिस क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर, और फ्लड इरिगेशन के अंदर से बेसिकली एक न्यूमेरिकल भी बनता है, स्टैंडर्ड टाइप का न्यूमेरिकल है जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद है क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी, तो इसके ऊपर मैंने भी एक क्वेश्चन लिया है। ये अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज तक इसमें से क्वेश्चन नहीं आया है बट इस बार आने की पॉसिबिलिटी है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, उसमें पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर। तो तीन तरह के वाटर है, ग्रेविटेशनल वाटर जो सबसे ऊपर है, देन कैपिलरी वाटर उसके नीचे, देन उसके नीचे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है ना, और हम ये मान के चलते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है प्लांट यूज के लिए नहीं होता है। इसको मैं डिटेल में क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा आपको। देन उसके बाद कुछ एक टर्म्स है, जैसे फॉर एग्जांपल सैचुरेशन कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पीडब्ल्यूपी जिसको हम बोलते हैं, अल्टीमेट विल्टिंग, अवेलेबल मॉइस्चर एंड रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। तो ये सारी टर्म्स हमको पता होनी चाहिए क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, थ्योरी क्वेश्चन भी बनते हैं। जब हम क्वेश्चन यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे तो उसमें जहां जहां जो टर्म पूछी जाएगी उसके बारे में वहां पे हम डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। देन उसके बाद है मेथड्स टू मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, जैसे क्रॉप्स का रोटेशन करते हैं वो एक मेथड है सो दैट की सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो, या फिर दो तीन तरह की क्रॉप को एक ही फील्ड में लगाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली मिक्सिंग ऑफ क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, और भी इस तरह के मेथड्स हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। तो क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर के अंदर जो वाटर हम आर्टिफिशियली सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उस वाटर के अंदर कौन कौन से सॉल्ट है, उन सॉल्ट की कंसंट्रेशन से इरिगेशन फील्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस चीज को हम समझते हैं। तो उसमें जो सबसे इमर्जिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट है वो है सोडियम। तो इसमें हम सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो यानी SAR, उसके बेसिस पर हम किस तरह से इरिगेशन वाटर को क्लासिफाई करेंगे वो हमको पढ़ना है, और उससे एक टेबल भी है SAR के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है और आएगा भी। ठीक है, तो ये बेसिकली सिलेबस है। सिलेबस को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं क्योंकि सिलेबस वाला पार्ट तो खत्म हो गया, अब मैं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करता हूं। बट एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, इरिगेशन जो वर्ड है, इरिगेशन का मीनिंग क्या होता है। इरिगेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल वाटर की सप्लाई। ठीक है ना, जो हम भले से ही हम किसी डैम से करें, रिजर्वायर से करें, या फिर किसी डायरेक्ट सप्लाई सोर्स से करें। आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल वाटर जितना चाहिए प्लांट को उतना उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लो किसी समय यू कैन से कि किसी एक सर्टेन एरिया के अंदर किसी प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो 100 mm की वाटर रिक्वायरमेंट है, और बारिश तो वहां पे 120 mm आ रही है, लेकिन वो 120 mm बारिश तब आ रही है जबकि हमने उस प्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, प्लांट की रिक्वायरमेंट कब होती है, जबकि आपने वहां पे जो सीड्स है या प्लांट है उसको आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आपने सोइंग की है। सोइंग से हार्वेस्टिंग के थोड़े टाइम पहले तक ही प्लांट की वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। हार्वेस्टिंग के बाद वाटर आ रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपको नुकसान ही है उल्टा। तो इरिगेशन वाटर अगर हमको तभी चाहिए, मतलब नेचुरल वाटर अगर हमको प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेलेबल हो जाता है तो इरिगेशन वाटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, इसलिए ये सब्जेक्ट इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है
जैसा कि मैंने आपको सिलेबस वाले पार्ट में बताया था, द प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस क्रॉप विद इन द स्टैंडर्ड कंडीशन इज, और आपको यूनिट क्या दे रखी है प्रोडक्टिविटी के, किलोग्राम हेक्टेयर पर एमएम, राइट। ये आपके पास यूनिट है किलोग्राम हेक्टेयर पर एमएम। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी होती क्या है, देन उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि किस क्रॉप की है। तो जब हम बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी जो होती है इट इज यील्ड पर एमएम, जो क्रॉप की यील्ड है दिस इज पर एमएम ऑफ वाटर अप्लाइड, यानी 1 एमएम जो वाटर अप्लाई कर रहे हैं उससे क्रॉप की कितनी यील्ड आ रही है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। जो यील्ड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम पर हेक्टेयर में या क्विंटल पर हेक्टेयर के अंदर, और जो वाटर है कि डेप्थ है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एमएम के अंदर। तो यील्ड पर, ये यहां पे लिखा देखिए क्रॉप यील्ड पर एमएम ऑफ वाटर अप्लाइड, तो किलोग्राम पर हेक्टेयर पर एमएम, दिस इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस एनी क्रॉप, ठीक है ना। अब हम राइस की बात करते हैं। तो जब राइस क्रॉप की प्रोडक्टिविटी हमको फाइंड आउट करनी है तो हमको यील्ड पता हो उस क्रॉप की और वाटर की डेप्थ पता हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये जो डेल्टा आप पढ़ते हो ना, डेल्टा अभी मैं आगे वाले क्लासेस के अंदर आपको बताऊंगा, वो क्या होता है, बेसिकली वाटर अप्लाइड होता है। तो राइस क्रॉप के लिए जो वाटर अप्लाई अगर हम 120 सेंटीमीटर या यू कैन से 1200 mm करते हैं तो जो क्रॉप की यील्ड होती है वो 4500 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, ये यूनिवर्सल है, ठीक। तो इस हिसाब से जो प्रोडक्टिविटी हुई जो हमको निकालनी है वो क्या हुई 4500 अपॉन 1200 यानी 3.75 किलोग्राम पर हेक्टेयर पर एनम। तो करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन। अगर इसी केस के अंदर हमसे राइस की जगह वीट पूछते तो वीट के लिए भी हमको वाटर अप्लाइड यानी वाटर डेप्थ पता होना चाहिए, यानी वीट का डेल्टा पता होना चाहिए, और वीट के लिए क्रॉप यील्ड कितनी है वो पता होना चाहिए। उसी बेसिस पर हम प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे वीट की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो 12.5 होती है, ठीक है ना, आप इसको याद कर सकते हैं। बाकी आपको अगर डेल्टा और यानी वाटर अप्लाइड और क्रॉप की यील्ड पता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 क्रॉप इंपॉर्टेंट है इसके लिए, एक तो राइस है और एक है वीट। इन दोनों की आपको प्रोडक्टिविटी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में फाइंड आउट करने का हमारे पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड, ए प्रोजेक्ट विद इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ 8000 हेक्टेयर, ये एरिया है, इज क्लासिफाइड एज मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड अल्ट्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट। अल्ट्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट जो बहुत बड़े हैं, ठीक है। देखिए यहां पे एक वर्ड लिखा है इरिगेशन पोटेंशियल। इरिगेशन पोटेंशियल का मतलब होता है CCA यानी कल्चरेबल कमांड एरिया। कल्चरेबल कमांड एरिया वो एरिया होता है जिसपे हम कल्टीवेशन यानी खेती कर सकते हैं। जैसे आपको बोलते हैं कि टोटल एक फील्ड का एरिया मान लो 1000 स्क्वायर मीटर है, लेकिन उस 1000 स्क्वायर मीटर में से जो बैरन लैंड है जिसको बंजर जमीन बोलते हैं वो 200 मीटर स्क्वायर है। तो जो कल्चरेबल कमांड एरिया हुआ वो माइनस, तो कल्चरेबल कमांड एरिया कितना हुआ, वो 800 मीटर स्क्वायर हुआ, जिसके ऊपर हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, किसी भी तरह का कल्टीवेशन। तो जो इरिगेशन पोटेंशियल है उसको हम डायरेक्टली बोलते हैं कल्चरेबल कमांड एरिया। तो अगर कल्चरेबल कमांड एरिया 8000 हेक्टेयर है तो अगर किसी इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर यानी हमको किसी रिजर्वायर से 8000 हेक्टेयर को हम इरिगेट कर पा रहे हैं तो हम उस रिजर्वायर को बनाने, जो रिजर्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है उस प्रोजेक्ट को किस कैटेगरी में रखेंगे, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट या माइनर या मीडियम या किस में रखेंगे, तो ये पूछा है हमसे। तो यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन होते हैं। देखिए एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इरिगेशन पोटेंशियल और CCA। तो अगर CCA 10,000 हेक्टेयर से बड़ा है तो वो होगा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। अगर CCA 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में है तो वो होगा मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, और अगर CCA 2000 हेक्टेयर से कम है तो उसको हम बोलेंगे माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो CCA है वो 8000 हेक्टेयर है, तो 8000 हेक्टेयर किसमें आ गया, मीडियम में आ गया, तो करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। आप समझ रहे हैं आप, जो इरिगेशन पोटेंशियल है वो क्या है CCA, और जो मेजर इरिगेशन या माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो क्या है, वो रिजर्वायर या वो डैम है जिससे इरिगेशन फील्ड के ऊपर सप्लाई होनी है, उसका कंस्ट्रक्शन एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। और सप्लाई होनी है जिस फील्ड पे उसके एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको कितना कंस्ट्रक्शन करना है, कि वो कंस्ट्रक्शन हैवी होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, तो उस बेसिस पे हम प्रोजेक्ट को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन कॉस्ट के बेसिस पे भी होता है, बट यहाँ पे हेक्टेयर के बेसिस पे पूछा है तो वो यहाँ पे ये आंसर होगा। इसमें जो तीनों वैल्यूज है ये तीनों वैल्यूज आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 3, एफिशिएंसी ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन इज अफेक्टेड बाय। देखिए स्प्रिंकलर इरिगेशन काफी अच्छी टेक्निक है,
अगर हम समझे तो ड्रिप इरिगेशन के बाद तो सेकंड एफिशिएंट सिस्टम है वो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम ही है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन में तो हम क्या करते हैं कि जहां पे, जिसको हम फीडिंग बोटल टेक्निक बोलते हैं, कि जिस प्लांट को पानी चाहिए बिल्कुल प्लांट की रूट में जाके पानी देते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे इवोपरेशन लॉसेस या अलग तरह के लॉसेस काफी कम होते हैं। इवन दैट स्प्रिंकलर इरिगेशन में भी लॉसेस काफी कम होते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या हुआ कि मान लो आपने एक पूरा फील्ड है, उस फील्ड के अंदर एक पाइपलाइन ऐसे बिछा दी, उस पाइपलाइन में बीच बीच में क्या दिया आपने, यहाँ पे वॉल दिया और यहाँ से स्टैंडिंग पाइप निकाल दिया। ठीक है, अब जितने आपको पार्ट को इरिगेट करना है वो यहाँ से वो फव्वारे के फॉर्म में वाटर स्प्रे होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। तो जो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है उसके अंदर भी जो एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है, फील्ड पे वाटर को अप्लाई करने की एफिशिएंसी होती है, वो 80% होती है, जो कि काफी अच्छी है, क्योंकि इसमें भी इवोपरेशन लॉसेज और अदर लॉसेज काफी कम होते हैं। लेकिन अगर मान लो हवा बहुत तेज चल रही है और आपने स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम यूज कर रहे, तो डेफिनेटली पानी कहीं का कहीं उड़ के चला जाएगा, क्योंकि जो पानी की जो बौछारें निकल रही है सिस्टम से वो तो बहुत कम डेंसिटी की है, तो विंड स्पीड से ये एडवर्सली अफेक्ट होता है। सिमिलर वे में सॉइल प्रॉपर्टी से, कि सॉइल की प्रॉपर्टी कैसी है, अगर आप मान लो उस सॉइल के ऊपर कुछ इस तरह का प्रोडक्शन करने वाले हो जिसकी रूट काफी डेप्थ में जाती है, तो वहां तक पानी नहीं पहुंच पाएगा स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम से। जैसे चावल की खेती है, तो चावल की खेती के लिए स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि चावल की खेती में आपको पानी भर के रखना पड़ता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम क्या करता है, पानी की बौछार करता है। ठीक है ना, तो अगर कंटूर एरिया है, स्लोपी एरिया है, तो उसमें सिस्टम अच्छा रहेगा। तीसरी चीज है कि स्किल ऑफ वर्कर्स। अगर वर्कर्स को पता नहीं है कि किस तरीके से और कहां पे हमको स्प्रिंकलर चलाना है, तो वो इसमें आपको पानी का वेस्टेज ज्यादा हो सकता है। तो एफिशिएंसी ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इन तीनों ही पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इन द स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड वाटर इज अप्लाइड टू द लैंड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे, जिसको मैं फव्वारा बोल रहा हूं, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स एंड पंप्स। पंप्स क्यों यूज करते हैं, वाटर को लिफ्ट करने के लिए। अबाउट दिस मेथड 80% वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज पॉसिबल, है ना। इस मेथड से हमको 80% वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी फाइंड आउट होती है, यानी लॉसेस कितना है, ओनली 20%। The efficiency of sprinkler irrigation is affected by wind speed, properties of soil and skill of worker, जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। फॉर रो क्रॉप्स कौन सी होती है, जैसे वाटरमेलन हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ठीक है ना, या कैबेज हो गया। कैबेज मतलब पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी, ठीक है ना, वाटरमेलन, तरबूज, ये सब जो होती है ये रो क्रॉप्स है ना, एक ही लाइन में जो होती है। एंड ऑर्चर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और इस तरह का प्लांटेशन होता है, उसको ऑर्चर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन सिस्टम इज बेस्ट सूटेड। जब प्लांट की हाइट बहुत कम है और उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो उस केस के अंदर जो बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है वो है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीडिंग बोटल टेक्निक। फीडिंग बोटल टेक्निक, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस पॉइंट के ऊपर, जिस रूट पे आपको पानी चाहिए, हम डायरेक्टली वहां पे वाटर प्रोवाइड करा देते हैं इरिगेशन से। छोटे छोटे से यहाँ पे आउटपुट लगे होते हैं, जैसे स्प्रिंकलर में तो क्या होता है, स्टैंडिंग पाइप होता है, इसमें स्टैंडिंग पाइप नहीं होता, इसमें छोटे छोटे पाइप होते हैं, डायरेक्टली रूट के पास ही होते हैं, उनकी ओपनिंग, तो जहां रिक्वायरमेंट है वहां पे हम पानी को पहुंचा देते हैं। ठीक है, इन द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वाटर इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द रूट जोन। ठीक है, मतलब जहां चाहिए वहां पे हम अप्लाई कर देते हैं। फिर अगेन मैं बोलूंगा कि ये भी जिन रूट्स की जो डेप्थ है बहुत ज्यादा होती है, वहां पे ये सिस्टम सक्सेसफुल नहीं है। ओके, इट इज बेस्ट सुटेड फॉर रो क्रॉप्स एंड ऑर्चर्ड्स सच एज टोमेटो, ग्रेप्स, कॉर्न्स, मेलन, फ्रूट, कॉलीफ्लावर, कैबेज। ठीक है, इनकी प्रोडक्शन के लिए ये बेस्ट टेक्निक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। फॉलोइंग डेटा आर गिवन इन रेस्पेक्ट टू एन इरिगेशन फील्ड। सॉइल टू वाटर डेंसिटी रेशियो, यानी आपको दे दिया सॉइल की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी, इसको दे दिया आपको 1.5। तो बेसिकली क्या हुआ, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल हो गई। ठीक है ना, सॉइल सॉलिड्स। रूट डेप्थ ऑफ प्लांट जो है आपको कितना दे रखा है, 2 मीटर, राइट। डिफरेंस बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर वो 50% दे रखा है। 50% का मतलब कितना हो गया, 0.50। क्या डिफरेंस है, एफसी माइनस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है
फॉर्मूला क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन dw इक्वल टू रो एस अपॉन रो डब्ल्यू, जिसकी वैल्यू आपको 1.5 दे रखी है, d डेप्थ ऑफ रूट दे रखी है आपको 2 मीटर, FC माइनस एमओ यानी 0.5, FC क्या है फील्ड कैपेसिटी, एमओ क्या है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। जब सॉल्व करेंगे तो इट इज 1.5 मीटर। ओके राइट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इरिगेशन वाटर हैविंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम यानी Na प्लस Ca2 प्लस और Mg+2, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 30 मिलीग्राम पर लीटर, 4 मिलीग्राम पर लीटर, 4 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ऐसा इरिगेशन वाटर जिसके अंदर ये कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी S1, S2, S3, S4। तो सबसे पहले इसके लिए हम SAR निकालेंगे। SAR का मतलब होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। SAR इक्वल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस प्लस Mg2 प्लस अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर। तो 30 इसकी वैल्यू है, 4 Ca और Mg है, ये 15 आ गया। तो अगर SAR की वैल्यू आपकी 10 से 18 के बीच में है तो हम इसको क्या बोलते हैं, मीडियम सोडियम वाटर। हैंस इरिगेशन वाटर इज क्लासिफाइड एज मीडियम सोडियम वाटर और S2। अगर इसकी वैल्यू 10 से कम है तो इसको हम बोलते हैं लो सोडियम वाटर, 18 से ज्यादा है तो इसको बोलते हैं हाई सोडियम वाटर, जिसको हम S3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे 10 से 18 के बीच में आ रही है 15 की वैल्यू, तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा S2। तो इसीलिए मैंने आपको सिलेबस वाले पार्ट में बोला था कि आपको ये चीजें SAR के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्लासिफिकेशन से रिलेटेड भी पार्ट पढ़ लिया है और SAR का फॉर्मूला भी पढ़ लिया है। तो कहीं डायरेक्ट SAR निकलवा रहा है तो भी निकाल सकते हैं, और क्लासिफिकेशन के लिए हमने समझ लिया है कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, द स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज नॉट सुटेबल इन प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। जैसा कि मैंने बताया आपको राइस के लिए नहीं कर सकते, बट ऑप्शन ने राइस नहीं दे रखा। टी के लिए बेस्ट है, कॉफी के लिए, वेजिटेबल्स, जूट के लिए, राइट। जूट और राइस के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम को हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है जो कि स्प्रिंकलर सिस्टम से फुलफिल नहीं हो सकती है। ठीक है, राइस में आपने देखा होगा पानी भरा रहता है। द स्प्रिंकलर सिस्टम इज मेनली यूज्ड इन प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफी एंड वेजिटेबल्स। इट इज नॉट सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड जूट। राइस एंड जूट आर रिक्वायर्ड स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग वाटर का मतलब था भरा हुआ पानी, मतलब पानी फील्ड में भरा रहे, तब राइस एंड जूट का प्रोडक्शन होता है। और भरा हुआ पानी कब रहेगा, वो तो फ्लडिंग से रहेगा, स्प्रिंकलर सिस्टम से नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज जनरली नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट यूज। ग्रेविटी वाटर, हाइड्रोलॉजिकल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो करेक्ट आंसर तो डी है इसका। इसका पढ़ लेते क्या है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज दैट वाटर विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ ड्राई सॉइल फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड इज हेल्ड एज ए वेरी थिन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल पार्टिकल ड्यू टू एडिशन बिटवीन सरफेस पार्टिकल एंड वाटर पार्टिकल। ठीक है ना, जो मॉइस्चर कंटेंट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और वो एब्जॉर्ब होकर सॉइल के चारों तरफ जो पार्टिकल है एक फिल्म बना लेता है। और फिल्म क्यों मेंटेन रहती है, क्योंकि सॉइल के सॉलिड पार्टिकल और वाटर पार्टिकल में एडिशन या अट्रैक्शन होता है, इस वजह से वो फिल्म मेंटेन रहती है। दैट टाइप ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। उस पानी को एक्सट्रैक्ट करके प्लांट के यूज के लिए लेके जाना बहुत टफ है, इसलिए वो वाटर एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए प्लांट यूज के लिए वो पानी अवेलेबल नहीं होता। बिलो द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट यानी PWP, द सॉइल कंटेंट ओनली हाइग्रोस्कोपिक वाटर। दिस वाटर इज जनरली नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर रहता है वो प्लांट यूज के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। देखिए मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं। अगर मैं बात करूं इस तरीके से, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से जस्ट नीचे जो होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी वाटर। ठीक है ना। ग्रेविटी वाटर इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वाटर इसमें क्या हो रहा है, सीपेज होके या इनफिल्टर होके पानी यहाँ पे आ रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी वाटर। ग्रेविटी वाटर के नीचे ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर क्या होता है, कैपिलरी फ्रिंजेस होती है। ठीक है, कैपिलरी फ्रिंजेस, तो इसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर, राइट। कैपिलरी फ्रिंजेस की होती है क्योंकि नीचे की सॉइल बहुत फाइन है तो उससे वाटर लिफ्ट होकर जाता है। लेकिन इससे नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, कुछ पानी तो लिफ्ट होकर ऊपर चला गया इस पोर्शन में, लेकिन इस वाले पोर्शन के अंदर जो पानी था, जो लिफ्ट हो सकता था वो चला गया, लेकिन फिर भी काफी पानी इसमें हेल्ड बैक रह गया। जो हेल्ड बैक रह गया दैट वाटर इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर।
राइट, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और जो नीचे है क्या है, वो सॉइल सॉलिड्स है। तो 3 कैटेगरी हो गई, सबसे ऊपर वाला ग्रेविटी, देन कैपिलरी, देन हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहीं कैपिलरी फ्रिंज के आसपास होता है, यहाँ पे, ठीक है ना। जो आपका जिसकी मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे आपसे, वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिलो द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट द सॉइल कंटेन्स ओनली हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो मतलब इस पॉइंट से नीचे ये थोड़ा सा वाला पोर्शन होता है, इसमें कैपिलरी रहेगा, बाकी के अंदर हाइग्रोस्कोपिक है। तो ऑलमोस्ट परमानेंट विल्टिंग से नीचे हाइग्रोस्कोपिक वाटर ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा पोर्शन जो होता है वो बस कैपिलरी फ्रिंज का रहता है, बाकी वो भी काम में नहीं आता है प्लांट के यूज के लिए। प्लांट के यूज में काम क्या आएगा, जो ये वाला पोर्शन रह गया है, यानी ये वाला पॉइंट है ना, ये पीडब्ल्यूपी मान लेते हैं, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग से ऊपर वाला जो पॉइंट रह गया है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली अवेलेबल मॉइस्चर। इस पॉइंट को बोलते हैं अवेलेबल मॉइस्चर, जो कि प्लांट यूज के लिए अवेलेबल है, राइट। तो ये चीज हमको समझनी है। अगेन रिपीट कर देता हूं, ऊपर वाला ग्रेविटी, देन कैपिलरी, देन हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो है कि जो उस पार्टिकल से बाउंडेड फॉर्म के अंदर है, जो कि जिसको कि एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। प्लांट उसको एक्सट्रैक्ट करने में इनकैपेबल है। जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर की अपर लिमिट होती है, उससे जस्ट थोड़ा ऊपर ही परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है। तो यू कैन से कि परमानेंट विल्टिंग से नीचे जो पानी है, इट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर ऑलमोस्ट, जो कि प्लांट यूज के लिए अवेलेबल नहीं है। परमानेंट विल्टिंग और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी। तो परमानेंट विल्टिंग और फील्ड कैपेसिटी के बीच में जो पानी है, दिस इज कॉल्ड अवेलेबल मॉइस्चर, AM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, द डिफरेंस बिटवीन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल एट फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग। देखिए अभी मैंने बताया, इसको क्या बोलते हैं, अवेलेबल मॉइस्चर, यानी ए ऑप्शन। अवेलेबल मॉइस्चर इक्वल टू FC माइनस PWP। The available moisture represent the moisture which is stored in the form of capillary water, क्योंकि available moisture capillary water का ही पार्ट था, for being used subsequently by the plants, right? इसमें एक टर्म और आ रही है readily available moisture, यानी RAM, ठीक है। RAM क्या होता है, मैं आपको यहां बता देता हूं। जैसे ये वाला पॉइंट मैंने बोला था, यहां से आप देख लीजिए, दिस पॉइंट इज फील्ड कैपेसिटी, ठीक है ना। इस पॉइंट के नीचे वाला पॉइंट मैं आपको यहां पे बता रहा था, ये पॉइंट है आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, PWP। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से और इसके नीचे क्या था, आपको ध्यान हो तो यहाँ पे सॉइल सॉलिड्स या हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात कर रहे थे। तो यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक का पार्ट है वो PWP है, एंड दिस पार्ट इज अवेलेबल मॉइस्चर। यही था ना हमारे पास, अवेलेबल मॉइस्चर क्या है, फील्ड कैपेसिटी माइनस PWP, ठीक है। अब इस अवेलेबल मॉइस्चर का भी कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसमें बहुत रेडिली अवेलेबल होता है, कि जैसे ही मतलब टाइम आया प्लांट के यूज की, तुरंत अवेलेबल हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। तो करीब करीब इसका 75 से 80% पार्ट, यानी ये पार्ट यहां से लेकर यहां तक का, इसको हम बोलते हैं रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। ये वाला पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो यू कैन से जो रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर है वो क्या होगा, फील्ड कैपेसिटी माइनस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, MO, ठीक है। और बेसिकली रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर क्या है, इट इज 75 to 80% पार्ट ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर, ठीक है। डिफरेंस क्या है अवेलेबल मॉइस्चर रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर में, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर वो पार्ट है अवेलेबल मॉइस्चर का जो कि बहुत जल्दी ही प्लांट को मिल जाएगा, ठीक है। अगर सपोज प्लांट को 1 घंटे में रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर मिल रहा है, तो अवेलेबल मॉइस्चर कितने में मिलेगा, वो उसको 2 घंटे में। तो प्लांट को जब रिक्वायरमेंट है तो फटाफट उसके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो आप तीनों चारों चीजें समझे। फील्ड कैपेसिटी है वो मैक्सिमम पॉइंट है जहां से ग्रेविटी वाटर स्टार्ट होता है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने ग्रेविटी वाटर बोला था। तो फील्ड कैपेसिटी ये मैक्सिमम पॉइंट है। उसके नीचे PWP है, PWP वो पॉइंट है जिसके नीचे हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, जिसके नीचे जो वाटर है वो प्लांट को कभी भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। और फील्ड कैपेसिटी और PWP का जो डिफरेंस है वो अवेलेबल मॉइस्चर है, ठीक है। अवेलेबल मॉइस्चर का करीब 75% पार्ट है वो रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर है। और रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर जो होता है बेसिकली क्या होता है, वो FC माइनस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो ये वाला पार्ट है, यानी PWP से लेके ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ओके। देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, द डेप्थ ऑफ मॉइस्चर इन रूट जोन एट फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट
पर मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल आर 0.5 मीटर पर मीटर एंड 0.3 पर मीटर पर मीटर। ठीक है, रूट जोन की डेप्थ दे दी है। इफ ड्राई वेट ऑफ सॉइल की इतनी डेप्थ ऑफ सॉइल में इतनी, जैसे आप कहोगे 1 मीटर के अंदर, अगर हम फील्ड कैपेसिटी की बात करें तो 1 मीटर के अंदर जो फील्ड कैपेसिटी जो सॉइल के अंदर है वो कितनी है, 0.5 मीटर है, 1 मीटर डेप्थ ऑफ सॉइल। ठीक है, इफ ड्राई वेट ऑफ सॉइल इज 14.7 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब देन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वुड बी। देखिए, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट निकालना हो चाहे इसमें फील्ड कैपेसिटी निकालना हो, एक ही तरह की चीज यूज करेंगे। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन द रूट जोन करस्पॉन्डिंग टू पीडब्ल्यूपी अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल। अब जो वेट है, सिंपल सी बात है, जब हम यहाँ पे बात करें तो डीपी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेप्थ ऑफ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर जो 9.8 या 9.81 होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और गामा डी आपको 14.7 दे रखा है। तो ये सारी चीजें रख दी, तो ये हमारे पास 1.5 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 या 20%। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर फील्ड कैपेसिटी निकाल रहा होता तो डीपी की जगह हम क्या रख देते हैं, जो 0.3 रखा है ना, इसकी जगह हम क्या वैल्यू रखते हैं, 0.5। बाकी कैलकुलेशन सेम ही होती है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या बन गया, 20%। अगला क्वेश्चन है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन एट फील्ड कैपेसिटी हैज रेंज। फील्ड कैपेसिटी पे जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन की रेंज होती है 1/10 to 1/3 होती है, और अगर पीडब्ल्यूपी पे बात करेंगे तो 7 to 32 एटमोस्फेयर्स होती है। तो ये 1/10 to 1/3 हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट मस्ट बी एक्सर्टेड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वाटर निकालने के लिए जो पर यूनिट एरिया फोर्स है दैट इज कॉल्ड सॉइल टेंशन, सॉइल मॉइस्चर टेंशन। ठीक है, फील्ड कैपेसिटी पे इसकी रेंज मैंने बता दी है, और पीडब्ल्यूपी पे जो इसकी रेंज होती है वो 7 to 32। इसकी जो मेजरमेंट यूनिट है सॉइल मॉइस्चर टेंशन की वो एटमोस्फियर है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन रिजेस। रिजेस का मतलब होता है दिस टाइप ऑफ पोर्शन। ठीक है, रनिंग ऑन द साइड्स ऑफ वाटर डिचेस इज नोन एज। इसका करेक्ट आंसर फ्यूरो इरिगेशन है। ठीक है, in furrow method of irrigation water is applied to the land to be irrigated by a series of furrows, ठीक है ना, which are small and parallel channels made to carry water for irrigating the crops। channels है बेसिकली जिसमें से वाटर कैरी हो रहा है। ठीक है, the crops are usually grown on the ridges between the furrow। दो फ्यूरो के बीच में जो रिज होती है वहां पे हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, और यहाँ फ्यूरो से इसके अंदर पानी जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्यूरो इरिगेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, फ्री फ्लडिंग मेथड ऑफ इरिगेशन फील्ड इज बेस्ट सुटेड फॉर। देखिए, ये रोलिंग टेरेन के लिए और लेवल टेरेन दोनों के लिए यूज होता है। तो इसमें रोलिंग तो नहीं दे रखा, पर लेवल टेरेन दे रखा है, वो करेक्ट आंसर है। इन फ्री फ्लडिंग मेथड डिचेज आर एक्सकेवेटेड इन द फील्ड, यानी गड्ढे खोदते हैं। गड्ढे का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा सा। ठीक है, वाटर फ्रॉम दीज डिचेज फ्लो अक्रॉस द फील्ड। इन जो डिच हमने बनाया है उसके थ्रू वाटर का एक्सेस होता है। ठीक है ना, वाटर जो फ्लो हो रहा है इस डिच के थ्रू होता है। दिस मेथड में ऑल्सो भी यूज फॉर रोलिंग टेरेन वेयर फ्यूरोज आर नॉट फीजेबल। अगर फ्यूरोज फीजेबल है तो हम वहां पे फ्री फ्लडिंग नहीं करेंगे, अगर फ्यूरोज फीजेबल नहीं है तो वहां पे हम क्या करेंगे, रोलिंग टेरेन के केस के अंदर वहां पे हम फ्री फ्लडिंग करेंगे। ठीक है ना, तो फ्री फ्लडिंग बेसिकली कहाँ किस तरीके से कर रहे हैं, डिचेस बनाते हैं जिनकी डेप्थ कम होती है, उन डिचेस के थ्रू पूरे फील्ड के अंदर हम वाटर की सप्लाई करते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्री फ्लडिंग। फ्यूरोज के अंदर क्या करते हैं कि हम वो स्मॉल पैरेलल चैनल्स बनाते हैं, उनके बीच का जो पोर्शन होता है दिस पोर्शन इज कॉल्ड रिज, उसके ऊपर हम कल्टीवेशन करते हैं। ओके, क्वेश्चन 14 है, द फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट फॉर ए सॉइल ऑफ एन इरिगेशन फील्ड इज 35% एंड 17% रेस्पेक्टिवली। फील्ड कैपेसिटी दे दी आपको 0.35 और पीडब्ल्यूपी आपको दे दिया है 0.17। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड इज एसएस आपको दे दिया है 1.9। व्हाट वुड बी द डेप्थ ऑफ वाटर इन रूट जोन इफ डेप्थ ऑफ रूट जोन इज 830 mm। तो डी की वैल्यू आपको 0.83 मीटर दे दी है, एंड रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट इज 80% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर। ठीक है, मतलब RAM जो आपको दिया हुआ है, RAM इक्वल टू आपको बोला है 0.80 ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर। ठीक, जो आपके पास फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का, वो फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है
डेप्थ ऑफ वाटर रो एस अपॉन रो डब्ल्यू 1.9 दे रखा है, हमने डायरेक्ट रख दिया, डी 0.83 दे रखा है, फील्ड कैपेसिटी 0.35 दे रखा है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? देखिए आपको पिछला जो क्वेश्चन में मैंने बताया था वो डायग्राम ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अवेलेबल मॉइस्चर कितना है। अवेलेबल मॉइस्चर जो होता है वो फील्ड कैपेसिटी माइनस पीडब्ल्यूपी होता है, ये हमको पता है। तो फील्ड कैपेसिटी आपको 0.35 दे रखी है माइनस 0.17, तो ये आपके पास आ गया 0.144, ये अवेलेबल मॉइस्चर आ गया। इसका 80% पार्ट वो आरएम होगा, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.144 कर दूं मैं, सॉरी ये 0.144 नहीं आया, ये आया 0.18, तो 0.18 से मल्टीप्लाई कर दो तो आरएम जो आया आपके पास वो आ गया 0.144। फाइन, हमको क्या टर्म निकालना है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? जो फील्ड कैपेसिटी है उसमें से मैं आरएम को माइनस कर दूं, यही था ना हमारे पास डायग्राम। यहां पे फील्ड कैपेसिटी थी, ठीक है, यहां से लेके यहां तक फील्ड कैपेसिटी थी, यहां हमारे पास पीडब्ल्यूपी है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोल रहे थे? अवेलेबल मॉइस्चर बोल रहे थे। और यहां से लेके यहां तक का पार्ट आरएम है, तो एमओ कितना बचा? ये बचा, मैंने आपको बताया था। तो एमओ कितना हुआ? फील्ड कैपेसिटी माइनस आरएम। इस फील्ड कैपेसिटी पे जितना पानी है उसमें से मैं आरएम को माइनस कर दूं तो ये वाला पोर्शन बच जाएगा। तो फील्ड कैपेसिटी माइनस आरएम, फील्ड कैपेसिटी आपका 0.35 है, ठीक है, आरएम 0.144 है, तो मैंने ये निकाल लिया। देखो एमओ कैसे निकाला? 0.35 माइनस 0.14 यानी 0.206, ये वैल्यू यहाँ पे रख दी। इससे आगे हमारे पास 0.227 मीटर और यू कैन से 227 mm। जो डायग्राम मैंने वहां पे बनाया था ना, वो डायग्राम पूरा कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है, दोबारा बोल रहा हूं, उसको अच्छे से समझ लो, आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, और उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। बुक्स में कई जगह क्या है, आपको इस फॉर्मूले के अंदर डी इंटू आर एम लिख देंगे, कभी ए एम लिख देंगे, कभी एफ सी माइनस पीडब्ल्यूपी लिख देंगे। आप एक ही फॉर्मूला पकड़ो, एफ सी माइनस एमओ, ठीक है। अब उसके हिसाब से पूरे क्वेश्चन को क्लासिफाई करो, ठीक है। क्वेश्चन 15 है, इन बॉर्डर फ्लडिंग मेथड ऑफ इरिगेशन द लैंड विड्थ बिटवीन टू बॉर्डर स्ट्रिप शुड नॉर्मली बी। बॉर्डर फ्लडिंग में क्या होता है? यहां पे हम बॉर्डर बना देते हैं, ठीक है ना। ये जो बीच की लैंड है जिसको हम स्ट्रिप बोलते हैं, इस लैंड की जो विड्थ होती है वो 10 से 20 मीटर होती है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 100 से 400 मीटर होती है। ऐसे नंबर ऑफ सीरीज बना देते हैं हम बॉर्डर की, और फिर वाटर की सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आंसर तो विड्थ हो गई जो स्ट्रिप की, वो 10 से 20 मीटर हो गई। इन बॉर्डर फ्लडिंग मेथड ऑफ इरिगेशन द लैंड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप सेपरेटेड बाय लीवीज और बॉर्डर्स, ठीक है। बॉर्डर या लीवीज से हम सेपरेट कर देते हैं। बॉर्डर का मतलब एक तरह से चलो बंड हो गया, ठीक है ना। बंड मतलब छोटी सी एक दीवार, हल्की सी बंड, कच्ची मिट्टी की, ठीक। द लैंड एरिया कन्फाइंड इन ईच स्ट्रिप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to 20 मीटर विड्थ और 100 to 200 मीटर लेंथ, ओके। नाउ क्वेश्चन 16, ए सॉइल ऑफ इरिगेशन फील्ड इज रेफर्ड एज ब्लैक एल्कली। ब्लैक एल्कली हम कब बोलते हैं सॉइल को? कि जो क्या होता है कि जब ऐसा पानी जिसके अंदर सोडियम या सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, उस इरिगेशन वाटर को जब हम फील्ड में फ्लो करते हैं, तो सॉइल के क्या होता है कि फील्ड के अंदर छोटे छोटे फ्लॉक्स बने होते हैं। तो सॉइल के फ्लॉक्स का मतलब हो गया सॉइल के पार्टिकल का एग्रीगेशन हो गया। एग्रीगेशन का मतलब होता है इकट्ठे हो गए, ठीक है ना। तो जब इस तरह के पानी को फ्लो करते हैं तो ये एग्रीगेशन जो फ्लॉक है ये बेसिकली क्या हो जाता है? ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो ये आपका फील्ड है, फील्ड में ऐसे एग्रीगेशंस बन गए सॉइल के, जिसको हम मिट्टी के ढेले या कुछ भी समझ लिया आप बोलते हैं, ठीक है। अब जो वाटर नॉर्मली क्या होता है, जब अगर पानी में सॉल्ट नहीं है तो पानी क्या होता है, ऐसे यहाँ से पैसेज होकर सीप होके इस तरीके से वाटर नीचे फ्लो होता है, ठीक है ना, और फील्ड को इरिगेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, परमेबिलिटी अच्छी खासी होती है, लेकिन क्या होता है ये एग्रीगेशन जो पार्टिकल्स का होता है ये ब्रेक हो जाता है जब हम सॉल्टी वाटर को यहाँ पे या सॉल्टी इरिगेटेड वाटर को सप्लाई करते हैं। ब्रेक होने के बाद क्या होता है कि ये जो पोर्शन है बिल्कुल बहुत फाइन सैंड से पूरा पोर्शन गिर जाता है। जब फाइन सैंड आ जाएगी तो इसमें जो सीपेज है वो बहुत कम होगा, यानी परमेबिलिटी ऑफ सॉइल बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह के खेत के ऊपर या इस तरह के फील्ड के ऊपर जब आप प्रोडक्शन करते हो तो जो प्लांटेशन करते हो उसका प्रोडक्शन बहुत कम आता है, और इस वजह से एक टाइम के बाद जो लैंड है वो बैरन लैंड भी बन सकती है, राइट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सॉल्टी वाटर या यू कैन से कि जो वाटर के अंदर एल्कली ज्यादा होती है उस वाटर को फील्ड के ऊपर सप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ब्लैक एल्कली की वजह से क्या होता है, जो फील्ड है उसकी परमेबिलिटी कम हो रही है, इट बिकम लेस परमेबल, फील्ड बिकम लेस परमेबल।
इरिगेशन वाटर हैविंग ए हायर परसेंटेज ऑफ सोडियम ब्रेक द एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल। एग्रीगेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल जो फ्लॉक है उसको ब्रेक कर देता है एंड द सॉइल बिकम लेस परमिएबल, क्योंकि पहले तो आराम से उनके बीच में से होकर सीपेज हो रहा था पानी, अब सीपेज नहीं हो पा रहा है। सच टाइप ऑफ सॉइल इज कॉल्ड ब्लैक एल्कली। फॉर दिस टाइप ऑफ सॉइल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहां तक तो अपना आंसर हो गया। अब ये आगे की चीज आपको याद रखनी है, मैंने एक्स्ट्रा जो प्रोवाइड की है। फॉर दिस टाइप ऑफ सॉइल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वुड लेस देन बाई 4 मिलीमोस, है ना, ओम का उल्टा, मिलीमोस पर सेंटीमीटर। और पीएच कितनी होती है? 8.5 से ज्यादा होती है। एल्कली है तो पीएच 7 से ज्यादा तो होगी, बट एक्चुअल में इसकी पीएच 8.5 से भी ज्यादा होती है। और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो 4 मिलीमोस से कम होती है। तो ये दो वैल्यूज भी ध्यान रखनी है आपको एडिशनली। देखिए, एक ही तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसके सराउंडिंग जितना भी एरिया उसको कवर कर लो, ताकि जितने भी बनेंगे वो आप आंसर रिप्लाई कर पाए एग्जाम में। क्वेश्चन 17 है, इन बॉर्डर स्ट्रिप, ए बॉर्डर स्ट्रिप इज इरिगेटेड बाई ए स्ट्रीम विद ए डिस्चार्ज ऑफ 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड। If the average infiltration rate is 5 cm per hour, then the maximum area of strip that can be irrigated is। बहुत सिंपल है, डिस्चार्ज में अगर आप इन्फिल्ट्रेशन रेट से डिवाइड कर दोगे तो मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसका एक डेरिवेशन भी होता है फ्लडिंग के अंदर, जो फ्लड इरिगेशन होता है, उस डेरिवेशन पे अभी मैं नहीं जा रहा। तो जो मैक्सिमम एरिया है वो क्या है? Q अपॉन एफ। Q क्या है? 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और F है आपकी सेंटीमीटर पर आवर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके, और आर को 3600 से डिवाइड करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो 1440 मीटर स्क्वायर हमारे पास फाइनल आंसर बन गया, यानी सी ऑप्शन। ओके, और देखिए इरिगेशन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी आएंगे, यूनिट से ही सॉल्व होते हैं। तो यूनिट आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्चार्ज को मीटर क्यूब पर सेकंड को जब मैं मीटर पर सेकंड से डिवाइड करूंगा तो डेफिनेटली एरिया आएगा मेरे पास। तो आपको कोई दिमाग में कोई फॉर्मूला सेट करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली आप डिवाइड कर दो। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। यूज ऑफ वेल्स एंड ट्यूब वेल्स फॉर सप्लाइंग इरिगेशन वाटर इज कैटेगराइज्ड एज लिफ्ट इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन, जो सरफेस के ऊपर होता है फ्लो, तो ड्रिप भी सरफेस के ऊपर होता है, वेल इरिगेशन करके कोई इरिगेशन क्लासिफाइड नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन में क्या करते हैं? लोअर लेवल से वाटर को लिफ्ट करते हैं पंप वगैरह लगा के, और फिर सप्लाई करते हैं। इफ द वाटर इज लिफ्टेड बाय सम मैकेनिकल और मैनुअल मींस सच एज पंप्स एटसेट्रा एंड देन सप्लाइड फॉर इरिगेशन, देन इट इज कॉल्ड लिफ्ट इरिगेशन। राइट, यूज ऑफ वेल्स एंड ट्यूबवेल्स फॉर सप्लाइंग इरिगेशन वाटर फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो लिफ्ट इरिगेशन का मतलब हो गया लोअर लेवल से आपको हायर लेवल तक वाटर को लिफ्ट करके आ रहे हैं। हायर से लोअर में तो स्लोप से पहुंच जाएगा, लेकिन लोअर से हायर करने के लिए आपको पंप वगैरह यूज करना पड़ेगा। ओके, सो ये आज का पहला जो इरिगेशन का जो पहली क्लास है, और वैसे क्लास 22 है, वो कवर हो गई है। इसका पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में अटैच है, जैसा कि हर क्लास के साथ होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इरिगेशन के दूसरे टॉपिक से साथ मिलेंगे, यानी क्लास 23 के अंदर। देखिए, मैं रिपीट कर देता हूं, इससे पहले मैं सर्वे सब्जेक्ट, इस सीरीज के अंदर सर्वे सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोलॉजी ये कवर कर चुका हूं। तो जिन स्टूडेंट्स ने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं वो वीडियोस देख ले और उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर ले। ठीक है, ओके।